बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 14 का कंक्लूसिव लेक्चर जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम चाहेंगे कि आज जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको एक बार क्लैरिफाई किया जाए। तो ये हमारा आज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और मैं देखूंगा कि किस हद तक जो है वो आप इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर चुके हैं। सो प्राइमरीली आई वुड लाइक के जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उनको मैं खुद ही जल्दी जल्दी से ओवरव्यू कर दूं, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स दोज वन जो कि अभी तक टच नहीं हुए, डिस्कस नहीं हुए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक प्लेन ऑफ लूप है कंडक्टर जिसमें मौजूद है जी। सो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। ओके, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है भाई। ये लूप हमने बताना है कि किस ओरिएंटेशन में यानी किस एंगल पे जो आपकी फ्लक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और कब ये मिनिमम होगी। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी मैक्सिमम फ्लक्स की। तो अगर आप देखें, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैंने परपेंडिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद मैं 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एंगल है वो यहाँ पर प्लेन के साथ तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर आप वेक्टर एरिया को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट साइड पे है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी राइट साइड पे है। सो यू कैन सी कि ये थीटा है 0। सो थीटा इज 0 और कोस 0 1 होता है। सो यू विल सी कि अभी फ्लक्स जो है दैट इज मैक्सिमम। सो बी डॉट ए वाला जो फॉर्मूला है हम उसको यूज करेंगे एंड वी विल गेट द मैक्सिमम फ्लक्स। अब सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। सो इफ यू सी के अगर प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगेन पैरेलल मैंने कहा आपके जहन में आ रहा होगा शायद थीटा 0 हो। नो, एंगल कैसे देखना है, वेक्टर एरिया का, हमेशा वेक्टर एरिया का एंगल देखना है उसके ऊपर नॉर्मल के थ्रू। सो नॉर्मल के थ्रू इट इज 90। कोस 90 बेटा क्या होता है 0। that is why the flux will be 0 in this case and no field line is passing through the surface. Second question please. A current is conductor produces a magnetic field. जब कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक। सो कहता है कि एम्पेयर लॉ में हम ये डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्जेस होता है। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट टू थिंग्स। पहले वो पूछता है कि आप अगर चार्ज स्टैटिक हो तो एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टैटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। दूसरा वो कहता है कि अगर मूविंग चार्ज हो तब आप क्या कहेंगे एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक। तो देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर चार्ज स्टैटिक है तो स्टैटिक चार्ज का मतलब यह है कि करंट विल बी 0, क्योंकि चार्ज स्टैटिक है। स्टैटिक चार्ज मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज 0। सो वंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज 0 देन करंट आई विल बी 0। तो एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक बी डॉट डेल्टा एल वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का जो सम है वो म्यू नोट आई के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर करंट 0 है, डेल एल तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्टर की कोई खास लेंथ है। सो इट कांट बी 0। हाँ, फिर इसका मतलब है बी 0 होगा। तो स्टेशनरी चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक वो होगी 0। जबकि मूविंग चार्ज में जाहिर है करंट भी होगा। मूविंग चार्ज में तो अगर करंट है सो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिंस अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। सो ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। वो कहता है कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इस तरह की होती है हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होती है, जब इसको अटैच किया जाता है किसी बैटरी के साथ। सो वी अटैच इट विद अ सोर्स ऑफ करंट एंड एज सुन एज द करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में करंट गुजरने के बाद
बिल्कुल उसी ही तरह की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिस तरह एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाय द वे हमारा सवाल है कि अगर हम लेंथ को डबल रखें कर दें और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें एंड तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर होगा, एंड इन द सेकंड केस हमने बताना है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड then in that case what will be the effect on magnetic field. So let us see the first case. So ये basic formula है आपके पास and in this formula if we double the length let's say, so length को double करने का मतलब ये है यहाँ पे हमने 2 से multiply कर दिया, so इसको कॉमन ले लें एंड इफ यू सी दिस फैक्टर तो ये सारा फैक्टर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है जितनी पहले थी। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ, इट विल डिक्रीज, इट विल बिकम हाफ। सेकंड केस ये है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें, इफ यू डबल द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने का मतलब है 2 कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज बी, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट जी वो कहता है जी ये प्रोटॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी है, लाइक इफ यू कैन सी along this direction. So what is the direction of force? तो हमने बताना है कि इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जबकि आप याद रखें कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम अभी डिटरमिन करेंगे। कैसे डिटरमिन करेंगे, दैट इज क्वाइट सिंपल। सो वी विल यूज राइट हैंड रूल। सो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए आई वुड लाइक कि आप मुझे देखें, मैं होपफुली आपको नजर आ रहा हूँगा। सो इफ यू कैन सी ये है जी मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरे पास टेस्टर पास पड़ा तो मैंने कहा इसको यूज कर लेते हैं। सो ये बेटा v है टेस्टर की डायरेक्शन में, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इज इट, यस इट इज प्रोटॉन, और जबकि उसने क्या नेगेटिव z की डायरेक्शन में है। सो इनटू द पेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड रूल कहता है कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो तो आपका इंडेक्स थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। सो इट विल बी अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। सो आपका चार्ज जो है वो ऐसा नहीं है कि आपका चार्ज बिल्कुल सीधा प्रोटॉन मूव करता रहे, बल्कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, y एक्सिस की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो कि हम किस फॉर्मूला से बता सकते हैं, इस फॉर्मूला से। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है। सो इस तरह कर्लिंग करने के बाद आपका इंडेक्स थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। ओके, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन जहां पर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी है। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप क्या करें। उसने क्या है जी, दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस को प्रोजेक्ट किया गया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब परपेंडिकुलर इधर से आके भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इस साइड से मूव करके भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, लगने वाली जो फोर्स है ना उसके बारे में दो, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कि टू चार्ज पार्टिकल्स। अब ये टू चार्ज पार्टिकल्स किस नेचर के हो सकते हैं, दे कैन बी सेम इन नेचर एज वेल एज दे कैन बी ऑपोजिट इन नेचर। सो चलें हम दोनों केसेस देखते हैं। फर्ज करते हैं कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं और वो किस तरह से परपेंडिकुलर आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जैसे ये देखें वी हैव टू चार्जेस both are opposite in nature, one is positive the other one is negative, और दोनों आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। तो अगर तो ये इस तरह से एंटर होंगे तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ये भी आप राइट हैंड रूल से बता सकते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं वही चीज, वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड शो की हुई है।
तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने नॉर्थ से साउथ, तो राइट हैंड रूल कहता है कर्ल योर फिंगर फ्रॉम V टू B, तो आपकी फोर्स इनवर्ड लग रही होगी, पॉजिटिव पे इनवर्ड लगेगी। जब नेगेटिव पे जाएंगे तो आप सबको ये बात याद है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है नेगेटिव चार्ज पे, दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट फोर्स लगेगी। सो अगर ये इनवर्ड है तो ये आउटवर्ड होगी। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि चार्जेस दोनों सेम हो लेकिन आप वो ऑपोजिट डायरेक्शन से रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। आप देखें अगर दोनों चार्जेस सेम है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन से रहे हैं, सो यू विल अगेन सी कि इन दोनों के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है दैट विल बी ऑपोजिट। आप राइट हैंड रूल से ये बात वेरीफाई कर सकते हैं। सो कंक्लूड ये हुआ कि दोनों केसेस में जो डायरेक्शन होगी आपके चार्जेस की, डिफ्लेक्शन की, दैट विल बी ऑपोजिट इन नेचर। Next है, suppose that a charged particle Q is moving in a magnetic field velocity v के साथ, why is there no work done? ये कोई वर्क क्यों नहीं करता? उसने कहा एक चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जब वो फील्ड में आएगा, तो वो वर्क क्यों नहीं करता? So very simply I would not like to repeat it that much since it has been already discussed in detail, but let's say ये क्रॉस जाहिर कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो आपको याद होगा कि जब हम चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया था एंड वी सो कि इलेक्ट्रॉन जो था इट स्टार्टेड टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को डिफ्लेक्ट करवा देती है। इसने वर्क क्यों परफॉर्म नहीं किया? क्योंकि स्पीड इसकी टेंजेंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगी, डिफ्लेक्ट होके ये नीचे आ जाएगा, स्टिल इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्ट के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल होगा? दैट विल बी 90। तो आप ये देखेंगे कि चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलरली घूमता तो रहेगा, फील्ड के परपेंडिकुलरली घूमता तो रहेगा, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। तो वर्क हमेशा वो वाली फोर्स परफॉर्म करती है जो कि along the direction of field displacement cover करे। So if no displacement is covered along the direction of field, मसलन मेरी फील्ड तो इनटू द पेपर है, मेरी फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, लेकिन मेरा जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके परपेंडिकुलर। जिसका मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट, फील्ड की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उस फील्ड ने कोई वर्क भी नहीं किया। सो सादा से अल्फाज में ये मैथमेटिकल रीजन यूज करें। we have verified that while deriving charge to mass ratio on an electron, तो हमने ये बात वेरीफाई किया कि ये 90 डिग्री होती है, cos 90 0 होता है, no work is done by the magnetic force, it only deflects the charge. Next, if a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is zero? वो कह रहा है एक चार्ज है और वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका चार्ज लाइक अगर फील्ड की डायरेक्शन मैं इस तरह से सपोज कर लूं दैट इट इज नॉर्थ पोल while here we have south pole, so magnetic field will be directed from north pole to the south pole. तो अगर तो चार्ज फील्ड के पैरेलल हरकत कर रहा हो, अगर तो चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हरकत कर रहा हो, तो याद रखें थीटा होगा 0। जब थीटा 0 होगा तो फोर्स होना चार्ज के फॉर्मूला के मुताबिक sin 0 0 एंड इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि उसका जो कहना था कि अगर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नहीं होगी, तो ये गलत है। क्योंकि अगर चार्ज पैरेलल टू द फील्ड या एंटी पैरेलल टू द फील्ड हरकत कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी के बावजूद
वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत जारी रखेगा। सो पहला हमारा जवाब होगा नो। फिर हम उसको बताएंगे क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूव कर रहा हो तो उस पर कोई वो स्ट्रेट लाइन में ही रहता है और डिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टोर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोट नियर टू द स्क्रीन। तो मुझे अभी भी याद है कि जो हम मेरा पर्सनल कंप्यूटर होता था जो कि मेरे पास साथ एक स्पीकर थे अलहदा से। तो स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट होता है। तो अक्सर ऐसे होता था जब मैं स्पीकर्स को अपने पीसी की स्क्रीन के करीब कभी रखता था तो उसके कलर्स जो थे वो खराब हो जाते थे। उसकी वजह क्या थी? आए देखें जी। आपको पता है ना कि आपका जो टेलीविजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, कलर गन्स होती हैं। कौन कौन से कलर की गन्स होती हैं जी? कौन कौन से कलर्स की गन होती हैं? टीवी वाले बाबू, टीवी नहीं है बेटा आपके घर में? ये एलसीडी खरीद लिया सबने। अरे ओ बच्चू, जाग रहे सर हो? 3 बेसिक कलर्स होते हैं ना, रेड बेसिक ब्लू कलर्स। ग्रीन। शाबाश, वेरी गुड। 3 बेसिक कलर्स होते हैं बच्चों, रेड ब्लू ग्रीन। जाहिर है अब आप नए दौर के बच्चे हैं, आपने कहाँ टीवी देखा होगा। ये हमारा टीवी था, हमारे दौर का था। ठीक है, सो हम इसको थप्पड़ लगा के फिर ठीक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। सो अगर आप एक मैग्नेट को पास ले आते हैं, फर्ज करें जी यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेट जो है वो इसके पास ले आऊं जो इसके करीब फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, like if I represent electrons by the dot, so they were uniform in accordance with the signal। यानी कि शाहरुख खान आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, शाहरुख खान के बाल भी काले नजर आ रहे थे और उसकी पैंट पतलून नीली थी, वो भी आपको सही नजर आया। लेकिन जैसे ही मैग्नेट आपने पास लाया तो शाहरुख खान के रंग जो है वो बिल्कुल पीला पड़ गया। तो वो क्यों पीला पड़ गया? वो इसलिए नहीं क्योंकि हालांकि वो तो खुश था, वो तो हीरोइन के करीब जो था वो बैठा बातें कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि मैग्नेट के करीब आने के बाद जो कलर्स हैं, जो डिफ्लेक्शन हुई वो मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट किया, और जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पाथ से इसको डिफ्लेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो गई हो और कहीं पर कम हो गई हो। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से जो हम इस फॉर्मूला से बताते हैं, आपके कलर्स जो हैं वो डिस्टोर्ट हो जाते हैं। लेट अस स्टेप फॉरवर्ड। Is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? So yes, it is possible, and it is possible while according to this formula. So if cos alpha gives you 0, then it is possible. तो हम इसकी फिजिक्स भी देखेंगे कि ऐसा कैसे होगा। ये एंगल अगर अगर कोस 90 हो, इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मेरा लूप यूं पड़ा हुआ है लाइक दिस, चले मैं एक लूप ऐसे बना देता हूँ। अगर तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है तो 90 कोस 90 पे एंगल हो जाएगा 0, एंड व्हेन cos 90 is 0 then टर्निंग इफेक्ट विल आल्सो बी 0। ये तो मैथमेटिकली ठीक है बात, मुझे नजर आ गया कि मैथमेटिकली मैं ऐसे कह सकता हूँ। लेकिन इसको समझें कि ऐसा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो 0 हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए आप देखें कि अगर यहाँ पर करंट आउटवर्ड है और इस डायरेक्शन के अंदर करंट इनवर्ड है, सो इन दिस केस, इन बोथ ऑफ दीज केस यू कैन सी that the force acting on both of the conductors on the upward side as well as on the downward side will be exactly opposite, and not only opposite, rather the line of action will also be same. So F1 and F2 both are not only anti-parallel but also they are having same line of action. So if the line of action is same, then they will tend to cancel out each other. ये कब घूमता? ये उस वक्त घूमता कि अगर आपका लूप
ऐसी पोजीशन में होता कि जिसमें फोर्स तो दोनों के ऊपर लगने वाली एंटी पैरेलल होती, F1 और F2 दोनों ऑपोजिट तो होते, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता। सो ऐसे केस में क्या होना था, ऐसे केस में यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता अलोंग दिस डायरेक्शन। के बाद जी हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता है करंट लूप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मौजूद होने या ना होने का पता लगाने के लिए। जी मैग्नेटिक जी फील्ड जी में रखे तो एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो फील्ड है मैग्नेट की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से ये इसको रोटेट करेगी एज ए टॉर्क की शक्ल में, वो यहाँ कपल ऑकर होगा। शाबाश। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर तो वहां पर करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहां पर, तो वो इट विल टेंड टू रोटेट। और अगर तो वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तो ये रोटेट नहीं करेगी। सो हम इस करंट कैरिंग लूप को अगर उस फील्ड के अंदर रख के देखें और उस पर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो या डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सर्ट हो रही हो, देन इट सेंसेस के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। एंड बिल्कुल ठीक कहा, why does it happen? Due to the interaction between the magnetic field due to the flow of current and the magnetic field of the magnet. So how can we use to isolate, separate out isotopes of a chemical element? Isotopes are the atoms of the same element जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम हो बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। सो मास डिफरेंट होना इसका मतलब होता है दैट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा हो सकता है, ये कैसे फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया, आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट प्रोवाइड्स इट द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर आप लिख लें mv²/r एंड मैग्नेटिक फोर्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की जगह पर आप लिखेंगे q इंटू वी क्रॉस बी। सो इफ इट इज परपेंडिकुलर तो सिंपली वी भी लिख दें, साइन 90 0 1 हो जाएगा सॉरी। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, दैट विल बी mv²/r। तो होगा कुछ यूं कि आपकी जो स्पीड की एक पावर है वो कट जाएगी। हमने यहाँ पर आर को इधर ले हैं, आर को इधर ले हैं एंड यू विल सी कि आपके पास ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। इस मैथमेटिकल रिलेशन में आप सब के लिए अहम बात यह है कि अगर मैं एक एलिमेंट के तमाम तरह आइसोटोप्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस एक एलिमेंट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल चार्ज प्रोवाइड करने के बाद, तो सारे जो आइसोटोप्स हैं जिसका मास आइसोटोप का कम होगा ना, वो कम रेडियस कवर करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिटेक्टर लगा दूं, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। आपने ऐसा एक डिवाइस पढ़ा हुआ है, उसका नाम कौन बताएगा जी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। शाबाश, वेरी गुड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो उसमें भी यही असूल इस्तेमाल होता है, जो आइसोटोप का मास कम होता है वो कम रेडियस कवर करके आएगा, वेयर एज द आइसोटोप हैविंग द ग्रेटर मास इट विल कवर ग्रेटर रेडियस। तो हम इस तरह से वखरा वखरा कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे इन तमाम आइसोटोप्स को। सो ये एक मेथड है। सो इस मेथड को यूज करेंगे। सो बेस्ड अपॉन द मास वी कैन आइसोलेट, वी कैन सेपरेट आउट। सो व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन? अगेन ओरिएंटेशन का मतलब है एंगल बताना है हमने कि ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, के टॉर्क जो उसके ऊपर लगने वाला है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। सो वी हैव टू डिफाइन के मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो टॉर्क कब होगा। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क विल बी डिफाइंड अपॉन बेस्ड अपॉन द एंगल। So we are left with the last minute of this session. So आप लोग rejoin कर लीजिएगा ताकि मैं इसको खत्म कर सकूं। T मैक्सिमम कब है जी? दिस इज BINA कॉइल के ऊपर। तो अगर प्लेन ऑफ लूप, इफ द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो उस केस के अंदर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा।
जैसे मैंने अभी तज़किरा किया। आप लोग रीजॉइन कर लें, बजाय इसके कि एकदम कट ऑफ हो, आप रीजॉइन कर लें ताकि हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लें इसी से। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, आप रीजॉइन कर लें जल्दी से। प्रेजेंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग लूप के जिसमें मैग्नेटिक जो फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क है वो टॉर्क मैक्सिमम होगा या टॉर्क मिनिमम होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो आपने इस चैप्टर में स्टडी किया ऑन अ करंट कैरिंग लूप, दैट इज T इज इक्वल टू बी ना कोस अल्फा। सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इफ द प्लेन ऑफ लूप, सो व्हाट इज प्लेन ऑफ लूप, ये देखें जी, ये है जी आपका प्लेन ऑफ लूप। सो अगर ये मेरे पास लूप है एक, so this will be the plane of loop। अगर plane of loop parallel हो magnetic field के, if the plane of loop is parallel to the magnetic field, तो आप देख सकते हैं कि दोनों पर जो लगने वाली unlike parallel forces हैं ये maximum होंगी। so you can see कि दोनों का line of action बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक टर्निंग इफेक्ट जबरदस्त किस्म का प्रोड्यूस होगा that will tend to rotate। so ये maximum होगा when the plane of loop is parallel to the magnetic field is along this direction। let us clarify whereas the plane of loop is along this direction। so यहाँ पे plane है। so plane और इसके दरमियान में परपेंडिकुलर होगा जी एंगल, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस तो लगेंगी, F1 भी लगेगी और F2 भी लगेगी, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो होगा सेम, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कर देंगी कैंसल और टर्निंग इफेक्ट जो है वो दैट विल बिकम मिनिमम। सो इट विल बी जीरो। so hopefully it is clear as well। stepping forward towards the last part, that is a loop of wire is suspended। एक वायर है उसका लूप जो है वो सस्पेंड किया गया, हैंग किया हुआ किसी तरीके से between the two poles of a magnet, दो पोल्स के दरमियान में। what happens if the direct current is provided to the coil। दो केसेस हैं, एक है डीसी करंट दें, दूसरा एसी करंट दें, तो क्या होगा। तो आए जी देखें, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर मैं फर्ज करूं कि लूप मेरा इस तरह का है, ये हैंग्ड है किसी तरीके से, सस्पेंडेड है, और जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो कुछ इस तरह के, सो होती है। तो डीसी की एक डायरेक्शन होती है, सो इट विल डिफ्लेक्ट, इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। कौन से वाले फॉर्मूला से, T इज इक्वल टू बी आई एन ए कोस अल्फा के मुताबिक। सो ये डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट करेगा। इसके मुकाबले में जब एसी अप्लाई करेंगे ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में ये फर्क आ जाता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ना हर एक हाफ के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अगर पहले पॉजिटिव वाली साइड इधर थी, यहाँ से करंट आ रहा था और इस तरफ करंट जा रहा था, तो अगले हाफ में, नेक्स्ट हाफ में इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। सो ये किस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा फिर, और ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। और आप सबको पता है करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए ना, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब ये है कि आपके मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सो इन अ वे होगा ये कि ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, सॉर्ट ऑफ इट विल स्टार्ट कभी क्लॉकवाइज, और जब एक तरफ डायरेक्शन होगी और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जबकि करंट ऑल्टरनेटिंग होगा या करंट डायरेक्ट करंट होगा। सो डायरेक्ट करंट में एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, वेयर एज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। वेरी राइटली सेड, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, क्योंकि ये सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड। तो हमारा जो प्राइमरी पर्पस है इस एम मीटर को कनेक्ट करने का, वो इस तरह से था कि ये लोड था एक, और यहाँ पर कोई सप्लाई है, और हम इस हंसते बसते सर्किट में मालूम करना चाहते हैं सिर्फ ये कि इसमें करंट कितना पास कर रहा है, यही मकसद होता है करंट की मिकदार मालूम करना। तो इसलिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स के ऊपर उसको दरमियान में क्या चीज कनेक्ट की, हमने एम मीटर कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में। तो क्योंकि एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो हम ये नहीं चाहते कि सर्किट का जो करंट है उसकी कीमत कम हो जाए, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V ओवर R।
तो अगर तो एम मीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हुई तो वो इस रेजिस्टेंस की कीमत को बढ़ा देगा और करंट की कीमत पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, तो हमारी मेजरमेंट जो है वो खराब हो जाएगी। यानी कि जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ ये चख के बताएं कि चीनी कितनी है चाय में, तो आप पूरी देग जो है वो पी जाएं, तो आपका मकसद सिर्फ चखना था, आपने ये नहीं करना था कि वो सारी देगी जो है वो खत्म कर दें। सो वी ओनली वांट टू मेजर करंट, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द करंट ऑफ द सर्किट। सो दैट इज व्हाई सिंस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, तो एम मीटर की रेजिस्टेंस इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि ये सर्किट के करंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। इट इज व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो वोल्ट मीटर सर्किट में कनेक्टेड होता है इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो हमने अगेन इस सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, बैटरी का प्रोवाइड किया हुआ कितना पोटेंशियल। तो फर्ज करेंगे 9 वोल्ट की एक बैटरी है, तो इसके हिस्से में कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमने सिर्फ ये मालूम करना है अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, ठीक है जी, हाई और लो पोटेंशियल। तो हमने इस मकसद के लिए क्या किया, यहाँ पर एक लगा दिया वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया है, मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे सर्किट का जो करंट था वो करंट कहीं ज्यादा मिकदार उसकी वोल्ट मीटर में से गुजर जाए, या कोई मेरा सर्किट का करंट डिस्टर्ब हो। भाई वोल्ट मीटर तो बस इसलिए लगाया कि देखे भाई ये हाई पोटेंशियल पे कितना पोटेंशियल है, लो पे कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस बता दे भाई इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी मकसद के लिए हमने देखा था कि वोल्ट मीटर के अंदर हमने रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखा था जो कि सीरीज में कनेक्टेड थी। वो इसलिए हाई रखा था ताकि करंट का जो फ्लो था, करंट का जो फ्लो था वो था जी इस तरह से, यानी कि जनरली सारा ही करंट जो सर्किट में से गुजर रहा था, तो अब भी ना होने के बराबर जो मिकदार है वो वोल्ट मीटर में से गुजरनी चाहिए ताकि सर्किट का जो करंट है वो डिस्टर्ब ना हो और एक्यूरेट मेजरमेंट हो हमारी वोल्टेज की। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई ताकि ये सर्किट के करंट को ड्रॉ ना करे। जब ये सर्किट के करंट को ड्रॉ नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज है वो एक्यूरेट होगी। फ्रॉम इकबाल्स पोएट्री के कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। सो गौर फिक्र करें कि आप के आवाज जो है आप किन मुश्किल हालात में से गुजरते हुए उन्होंने ये वतन अजीज भी हासिल किया, और आप इसकी कदर करें और सिंसियरली सोचें कि वो किस कदर एफर्ट करने वाले थे और आज हम किस कदर जो हैं वो लेजी हो चुके हैं, और हम जो शाहीन का एक फिलोसफी है इकबाल की, उस फलसफे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो यू आर ब्रोकन स्टार्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज करें और थोड़ा अपनी जवामर्दी को इस्तेमाल करें जो इंसानियत की है खिदमत के लिए। शुक्रिया। यहाँ के मैसेज के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वक्त आगे बढ़ रहा